हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय हिंदी में हिंदी वर्णमाला कर रहे हैं। ओके, इस समय हम हिंदी में हिंदी वर्णमाला का टॉपिक कर रहे हैं। तो हमने दो वीडियो बना लिए थे, एक हिंदी वर्णमाला के बारे में और हिंदी वर्णमाला का थोड़ा सा बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था कल। तो आज हम डिटेल करके हिंदी वर्णमाला को ख़त्म कर देंगे। ओके, तो हम देखते हैं, हमने कल देख लिया था वर्णमाला। हमने कहा कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और मूल व्यंजन जो है, अगर पूछा जाए कि व्यंजन मूल रूप से कितने होते हैं तो 33 होते हैं। अगर मूल व्यंजन पूछे जाएँ तो 33 होते हैं, वैसे व्यंजन 41 होते हैं। ठीक है, मूल रूप से अगर पूछा जाएगा व्यंजनों की संख्या तो 33 ही बताएंगे। ओके, तो हमने स्वर देखा था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ओके, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। तो ह्रस्व स्वर में आ ई उ री आता है, हमने देखा था। और दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ओ आओ आता है, यदि 7 इसमें, 4 इसमें आते हैं, ये 11 हो गया। ठीक है, अब व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन हमने 25 पढ़े थे केवल। ओके, 25 पढ़े थे। कौन कौन से? क से पा वर्ग तक, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी सब में 5-5 वर्ण होते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 हो गए। और ड़ा और ढा उसमें ऐड कर दिया गया स्पर्श में, तो ये हो गया है 2, यानी कि 27 बता दिया है इन्होंने। ओके, 27 हो गया है। ठीक, अगर मूल पूछा जाएगा तो मूल रूप से तो 25 ही है, तभी वो 33 हुआ था। ओके, अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। य र ल व, याद रखिएगा, कल ये भी बता दिया गया था। ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। श स स ह, सबका उच्चारण स्थान भी अभी बताएंगे। ओके, और फिर आगत स्वर कौन से होते हैं? मूल रूप से ये ज और फा भी होते हैं, तो वैसे इसमें का खा ये सब लेते हैं, लेकिन मूल रूप से जो है जा और फा ही होता है। ठीक, अगर संयुक्त की बात करें, छ त्र ज्ञ स्रा, ये भी 4 होते हैं। छा कैसे बनता है, त्रा कैसे बनता है, ज्ञ कैसे बनता है, सब बताएंगे। ओके, तो ये हमने देख लिया, ये हमने कल देख लिया था वर्णमाला ऊपर ऊपर से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, संख्या भी पूछ लेता है। और वैसे हम देखें 41 कैसे होगा? 27, 4 31, 4 35, 35 2 37, 37 4 41, तो ये हो गए 41। यानी कि अगर स्वर और व्यंजन जोड़े तो स्वर क्या हो गए? 11 स्वर हो गए और 41 व्यंजन हो गए, कुल मिला के वर्ण हो गए 52। ओके, कोई डाउट नहीं ना? तो हो गया है। अब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं? स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। पहले क्या करते हैं? उच्चारण स्थान पर, उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो पहले हम पूरे स्वर लिख लेते हैं, फिर देखते हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो पहला स्वर है पहले आता है अ और आ, फिर ई और ई, फिर उ और ऊ। ठीक है, फिर री हो गया, फिर ए ओ औ। ओके, तो ये हो गया हमारे स्वर हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, एक री भी आता है बीच में, तो हमने री को नहीं लिखा है। ओके, री को भी लिख लेते हैं, मूर्धा होता है री का, तो री को नीचे लिख लेते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि आ और आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। आ और आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ई और ई का होता है तालु। ओके, अगर ऊ और ऊ का पूछा जाए तो इसका होता है ओष्ठ। ओके, ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ए और ए की बात पे। ये कैसे होता है? तो ए और ए का होता है कंठ और तालु, अभी बताएंगे कैसे। कंठ प्लस तालु। ओके, कंठ और तालु हो जाता है। और ओ और आओ का क्या होता है? कंठ और ओष्ठ। ओके, कंठोष्ठ बोल सकते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ, इसको बोलेंगे कंठोष्ठ। ओके, इसको बोलेंगे कंठ तालु, एक में बोल देंगे कंठ तालु। और जो री का उच्चारण स्थान है, ये है मूर्धा। ओके, छोटा आ बड़ा आ यानी अ कंठ हो गया, ई तालु हो गया, उ ओष्ठ हो गया, ए हो गया कंठ तालु यानी कंठ तालु, ओ आ हो गया कंठ और ओष्ठ यानी कंठोष्ठ। ओके, ये समझ में आया? अब देखते हैं कंठ तालु कैसे हुआ। ए बनता है, ठीक है, ए का विच्छेद करें तो जब ए का विच्छेद करते हैं तो ए बनता है आ और ई से। याद रखिएगा, आ और ई से ए बनता है, तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ई का तालु है, इसीलिए हमने कंठ और तालु लिखा है। याद रखिएगा, ए को हम विच्छेद करेंगे तो आ और ई बनेगा। ठीक है, इसे हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ए आई ओ आओ को, इसको क्या हम कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। याद रखिएगा। ओके, तो आ और ई मिलकर क्या बनाता है? ए बनाता है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, इसीलिए हमने कंठ तालु लिखा है ए और ए का। याद रहेगा। अब हम आगे देखते हैं।
अब देखते हैं ओ और औ कैसे बनता है। तो ओ बनता है आ से, ओ बनता है किससे बनता है, आ से और ऊ से। ओके, तो आ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ था, और ऊ का क्या था, ओष्ठ था। ओके, तो आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओष्ठ बनाते, ओ सॉरी कंठोष्ठ बनाते हैं, यानी कि आ हो गया कंठ और ऊ हो गया ओष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ ये हो गया। तो ये संयुक्त स्वर होते हैं, याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण कर लिया। अब देखते हैं जीभ के भागों के आधार पर। ओके, जीभ के भागों के आधार पर देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। तो क्या होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ओके, अग्र स्वर, मध्य स्वर, ये सब पूछा जाता है, याद रखिएगा। पश्च स्वर, ये वर्णमाला एक पढ़ेंगे आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो जीभ के भागों के आधार पर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो देखिए अग्र स्वर में हमारा कौन सा वर्ण आता है, अग्र स्वर में आता है ई, ए, ई, री। ठीक है, ई, ए, और री, ई और री, ई और री, ये क्या होता है, अग्र स्वर का होता है। और जो मध्य स्वर होता है, ठीक है, ये आ होता है, आ। ठीक है, इसको उदासीन स्वर भी बोलते हैं। और पश्च स्वर की बात करें तो आ, ऊ, जैसे बोलने में हमारे जीभ के पीछे का भाग आए, ओ सॉरी पीछे का भाग आए, आ, ऊ, आ, ऊ। ओके, आ हो गया, ऊ हो गया, ओ, औ। ओके, तो हम देखते हैं जीभ के भागों के आधार पर 3 भागों में हमने बांटा है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ओके, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ओके, तो इसमें हमने क्या, अग्र स्वर में क्या आया, ई, यानी कि हम जो तुरंत बोल रहे हैं, आगे से ही बोल रहे हैं पहले से ही, तो क्या हो गया, ई, ए, ई, री, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य स्वर अ, यानी कि जीभ के बीच से हमने बोला। ठीक है, अ। ओके, तो इसको हम उदासीन स्वर भी बोलते हैं, उदासीन स्वर। ओके, अब आता है पश्च स्वर, जो हम अ, जैसे लगे हम पीछे से बोल रहे हैं, गले के अंदर से बोल रहे हैं, अ, ऊ, ओ, औ हुआ। ओके, तो जो ये अग्र स्वर होते हैं ये 5 होते हैं, ये होता है मध्य स्वर 1 और ये भी होता है 5, यानी कि 11 स्वर हो जाते हैं इसमें। जीभ के भागों के आधार पर 11 स्वर हमारे हो गए। ओके, कोई भी स्वर हमने डबल तो नहीं लिखा है, नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम आते हैं आगे, तो अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण हम देख रहे थे। तो मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर में आता है ई, ऊ। ओके, और अर्ध समृद्ध में ए, ओ, री। ओके, और विवृत में आ, और अर्ध विवृत में अ, ए, ओ। ओके, अब देखते हैं हम समृद्ध। समृद्ध का मतलब क्या होता है, मुख का लगभग आधा बंद होना। ठीक है, सॉरी, हाँ, समृद्ध का होता है मुख का लगभग बंद होना, लगभग बंद हो जाना। ई, ऊ, इसमें खुले रहने का कोई वो नहीं, मुंह बंद करके भी। तो समृद्ध का क्या होता है, मुंह का लगभग बंद हो जाना। अर्ध समृद्ध का होता है मुंह का लगभग आधा बंद होना, ए, ओ, री। खुद बोल के देखिए, आधा मुंह बंद होता है। और विवृत का मतलब क्या होता है, विवृत का मतलब होता है कि मुख का पूरा खुल जाना, आ। ओके, और अर्ध विवृत का मतलब होता है मुख का आधा खुलना, अ, ए, ओ। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर वृत्तीय स्वर, अवृत्तीय स्वर और अर्धवृत्तीय स्वर। जो वृत्तीय स्वर होते हैं ये होते हैं उ, ओ, औ, जिसमें होंठ का पूरा वृत्त बन जाए, वृत्तीय स्वर होते हैं वो। उ, ओ, औ बोल के देखिए, होंठ गोल बन जाता है। ठीक है, फिर आवृत्तीय स्वर जिसमें होंठ गोल ना बने, ठीक है, जो वृत्त ना बने, ई, ए, आ, ए, री, ये हो गया। ठीक है, फिर अर्धवृत्तीय में क्या आता है, आ आता है। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर वृत्तीय, अवृत्तीय और अर्धवृत्तीय स्वर हो गए, और ये 3 प्रकार के होते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं आगे
तनाव के आधार पर शिथिल व कोमल स्वर, हमने आपको ये पढ़ा ही दिया था पीछे ही कि शिथिल और कोमल स्वर ह्रस्व स्वर को बोलते हैं और कठोर और प्रयत्नी किसको बोलते हैं, दीर्घ स्वर को बोलते हैं। तो शिथिल व कोमल आ ई उ री, और जो कठोर और प्रयत्नी होते हैं आ ई ए आई ओ आओ हो गया। ओके, फिर आता है मात्रा के आधार पर एक मात्रिक स्वर और द्विमात्रिक स्वर। तो एक मात्रिक स्वर में आ ई उ री मूल स्वर आ गया, तो आपको याद ही हो गया होगा, और द्विमात्रिक में आ गया ए आई ओ आओ, ई आ उ अंग आह। ओके, द्विमात्रिक में इसमें दो मात्राएं होती हैं, स्वर में देख लीजिए इसमें भी दो मात्राएं हों, वो द्विमात्रिक हो गया। अगर समानता के आधार पर हम देखें तो एक होता है समान स्वर और एक होता है असमान स्वर। ओके, समान स्वर और असमान स्वर। समान स्वर भी हमने पीछे बताया था आपको, आ ई उ होते हैं, 3 होते हैं समान स्वर, और अगर हम असमान स्वर की बात करें तो ए आई ओ आओ यानी कि ये 4 होते हैं। याद रखिएगा, समान स्वर और असमान स्वर। ओके, तो ये हमारा स्वर जो है, स्वर का वर्गीकरण खत्म हो गया। अब हम व्यंजन के वर्गीकरण पे आते हैं। ओके, व्यंजनों के वर्गीकरण पे, तो हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्थान के आधार पर, फिर देखते हैं प्रयत्न के आधार पर, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर। ओके, यहाँ उच्चारण लिख देते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार का वर्ग में कौन कौन सा आता है, क ख ग घ अंगा। ठीक है, तो का वर्ग में आ जाता है का खा गा घा अंगा यानी कि कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ओके, और चा वर्ग आता है च छ ज झ इया, और या और शा, ये शा है याद रखिएगा, ये हो जाता है तालु, इसका उच्चारण स्थान हो जाता है तालु। फिर आता है टा वर्ग, टा वर्ग के साथ साथ ट ठ ड ढ ण और ड़ा ढ़ और सा, ये वाला सा होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ओके, फिर आता है ता वर्ग यानी कि त थ द ध न, तो ये आया दंत। ओके, और पा वर्ग प फ ब भ म, ये ओष्ठ आ गया। ओके, तो देखते हैं का वर्ग कंठ, चा वर्ग और या और शा तालु, टा वर्ग ड़ ढ़ और सा मूर्धा, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ। अब देखते हैं कुछ और वर्ण हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। स न र ला। ओके, स न र ला, ये क्या होता है, ये दांतों के पीछे से हम बोलते हैं, इसके दांतों के पीछे का जो कठोर हिस्सा होता है, सा न र ला। ओके, तो ये बन जाता है वर्ष। ओके, ये वर्ष बन जाता है। ओके, और व और फा ये दंतोष्ठ बन जाता है, यानी कि हम किसको बोलते हैं, निचले ओठ के ऊपरी दांतों से, निचले ओठ के ऊपरी दांतों से, उस निचली ओठ तथा ऊपरी दांतों से बोलते हैं व फा, तो ये बन गया दंतोष्ठ। ओके, और फिर हा क्या है, स्वतंत्रीय है। ठीक है, तो ये स्वर से बोलते हैं हम, कोई वो नहीं, ये कंठ भी होता है इसका। ओके, तो हमने ये देख लिया, ये हो गया। और कंठ मीन्स हम गले से बोलते हैं। ठीक है, तालु मीन्स तालु की छत का पिछला भाग, जो तालु होता है उसकी छत का पिछला भाग, और मूर्धा का मतलब होता है कि मुख के भीतर छत का अगला भाग। ओके, तो ये सब तो हो गया। और दंत मतलब दांत से टच करता हो, ओष्ठ मतलब ओठ रखता हो। ये हो गया हमारा स्थान के आधार पर का च ट त प वर्ग, सारे वर्ग बता दिए, तो आपको उच्चारण स्थान के आधार पर आपको पता चल गया। फिर देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अयोगवाह, अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक, ये वर्ण आते हैं प्रयत्न के आधार पर। तो अयोगवाह में अंग आह आ जाता है, अर्धस्वर में या और वाह, लुंठित में रा और पार्श्विक में लुंठित में रा और पार्श्विक में वाह, और उच्छिप्त में हमने बताया था ड़ा और ढ़ा होता है, अंतस्थ में या रा लावा होता है, अंतस्थ में होता है हाँ, या रा लावा होता है, और सब संघर्षी स्पर्श संघर्षी बता दिया था, ये तो अभी फिर बता देंगे आगे। तो ये हो गया हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान और प्रयत्न के आधार पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारा बचा है घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर, ये सारी चीज़ें बताई हैं, कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और पिछले वीडियो देखते रहें। और वर्णमाला थोड़ा छोटे छोटे वीडियो में ही थोड़ा लंबा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, नहीं तो एक ही वीडियो में ख़त्म होता थोड़ा टाइम लग जाता है, लिख के और पढ़ाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़े छोटे छोटे वीडियो आते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।